अब डॉक्टर प्रकट सिंह जी अपने को जानकारी देंगे कुछ ही क्षण बाद। बड़ा सुनहरा मौका है अपने लिए सुनने का। बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं काफ़ी लंबा समय लूँगा आपका। अगर किसी ने मोबाइल पे बात करनी है, किसी ने घर पे जाना है, बीच में छोड़ के तो अभी चले जाओ, बीच में कोई मत उठना। अगर कोई उठेगा तो मैं 2 सवाल पूछूंगा, अगर जवाब दिए तो जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। यहीं पे बैठ के आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ खेती की करेंगे और किसी यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे सर विजय सिंह, सहकारी समिति अध्यक्ष राजेश बुदारा जी जो क्रिप्टो से हैं, और अनुज जी जो भी यहाँ जानकारी देने के लिए, आपको संबोधन करने के लिए क्रिप्टो से आए हैं, और डॉक्टर किसान हरदीप सिंह जिन्होंने मेरे को आमंत्रण किया यहाँ पे आने के लिए, और उन्होंने पंचायत से लिखकर मेरे को 5 फार्मर की सहमति से यहाँ आने के लिए सद्दा दिया, न्योता दिया, निवेदन किया। तो मैंने उनके निवेदन को मानते हुए यहाँ समय निकाला है। मैंने यहाँ आने के लिए कोई भी फीस नहीं रखी है, कोई मैंने आपको सुनने के लिए फीस नहीं रखी है। लेकिन अगर आप नोट कर सकते हो तो मैं सिर्फ कॉटन क्रॉप के बारे में जो अभी समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में मैं लंबी बातचीत करूँगा। और हमारे गाँव के सरपंच यहाँ नगराना से सर अनिल कुमार जी और डायरेक्टर सोसाइटी भागीरथ, मैं सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को यहाँ उन्होंने बुलाया, आपके बीच आपके साथ मैं बातचीत कर सकूँ। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो रख लीजिए। जब मैं 11:55 तक 10:55 तक मेरे को समय मिले, 40 मिनट यहाँ मैं बोलने वाला हूँ नरमे की फसल के बारे में, कपास की फसल के बारे में। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो मैं कॉटन के ऊपर 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं 40 मिनट में पूरा करूँगा। तो मुझे पता है कि अब बिजाई के समय जो बातें करनी चाहिए, पहले पानी के समय बातें करनी चाहिए, वो नहीं करूँगा मैं। अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है, अब नरमे के ऊपर जवानी शुरू हो रही है। नरमे के ऊपर लगभग 60 दिन का समय हो गया हर एक नरमे को पैदा हुए, और 130 दिन पे जाके इसने बुढ़ा हो जाना है। तो हमने उस बुढ़े को दोबारा जवान नहीं करना है। तो ये 60 दिन से 130 दिन का जो सफ़र है उसमें मुश्किलें सबसे ज़्यादा आती हैं। आपका फ्लावर गिरता है, फुलगोभी गिरती है, सुंडी की समस्या, तेले की समस्या और बहुत सी समस्याएं पहले से चल रही हैं। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में। आपके मन में जो भी सवाल हो, अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछा तो मैं ये भी समझूंगा कि आपने कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, जहाँ मेरे से आप ज़्यादा अच्छे बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर मैं नरमे के ऊपर जो बातचीत करूँगा, सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्योंकि पिछले लगभग 1 मंथ से मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के पंचायत घरों में, जहाँ पे भी हमको पंचायत इनवाइट करती है कि आओ हमारे गांव के हम 50 से 100 फार्मर इकट्ठे करेंगे, आप बोलिए यहाँ पे। तो यहाँ आने के लिए भी मैंने कोई खर्चा नहीं लिया, कोई अशरफी नहीं ली मैंने यहाँ पे आने के लिए, कोई गाड़ी का डीजल तक नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुद फार्मर हूँ। 22 एकड़ की मेरी खुद की खेती है। बठिंडा जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, पंजाब से, गहरीबागी से। और 7 एकड़ मेरे पास कॉटन है, 13 एकड़ मेरे पास पैडी है, धान है, कुछ गन्ना है, कुछ पशुओं का हरा चारा है। तो मैं खुद फार्मर हूँ। मेरे को खुद को ये मालूम है कि कौन सी बातें फार्मर कर सकते हैं, कौन सी बातें, कौन सी गलतियां जो फार्मर कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं उसको कैसे रोकें। एक गलती करते हुए एक गलती 5000 खर्चा खा जाती है। तो खर्चा भी आपने करना है, गलती भी आपने करनी है।
गलती को रोक लोगे तो पैसा रुक जाएगा आपकी जेब में, नहीं तो कोई ना कोई चुरा के ले जाएगा। तो हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे, मैं समय किसी का जाया नहीं करूंगा, कोई बातें ना करे बीच में, कोई अपना फोन रिंग पे ना लगाए, साइलेंट पे लगा ले। अगर आप कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, आप इनको कॉपी पेन दे सकते हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि बातें तो आप सबकी सुनते हैं। मैं यह बातें करूंगा वो आपको लिख लेनी चाहिए, एक बंदा तो कम से कम लिख ले, बाकी उसकी फोटोग्राफ कर ले। न्यूट्रिएंट के बारे में बातचीत करेंगे कि नरमे में अभी जिसका ट्रैक्टर चल रहा है, जिसके नरमे की हाइट अभी 3 फुट से कम है, 4 फुट से कम है, तो उसको क्या करने की जरूरत है। आवाज सही सुन रही है? अगर कई बार अगर आवाज नहीं सुन रही है पीछे, तो आगे वाली कुर्सियां खाली है, यहाँ पे आ जाए। नरमे की फसल अगर आपकी 3 फुट से ज्यादा है तो, या 4 फुट से ज्यादा है, तो उसमें ट्रैक्टर नहीं जा सकता। इन दिनों में आप क्या करते हैं, डीएपी बिजाई करते हैं, पोटाश बिजाई करते हैं, या यूरिया भी बिजाई करते हैं। तो इनका मैं काम पूछ लूं किसी फार्मर को यहां पे खड़े करके कि यूरिया का क्या काम है कॉटन में, डीएपी का क्या काम है, पोटाश का क्या काम है, तो मुझे लगता है वो अच्छे तरीके से बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ये मान रखा है कि मेरा काम सिर्फ खेत में खाद डालने का है, मेरा काम खेत की जरूरत पहचानने का नहीं है। उसने शायद ये मान रखा है। कुछ दिन पहले मैं एक गांव में था, 27A अनूपगढ़ में, तो मैंने वहां पे किसी फार्मर से पूछ लिया कि आप थायोथेक्सम यूज करते हो कॉटन में। मैं बोलता नहीं कि यूज करो इसको, लिक्विड वाला हो, ग्रैनुलर वाला हो, आप कभी थायोथेक्सम यूज मत करो कॉटन। तो पहले ये 2000 रुपये केजी था, आप 20 बीघा में यूज करते थे। यहाँ बीघा चलता है कि एकड़ चलता है? 5 कनाल बीघा चलता ना, मैं बीघे की बात कर रहा हूँ। तो आप 20 बीघे में डालते थे जब नया नया आया था। अब इतना सस्ता हो गया कि आप 10 बीघे में डाल रहे हो। और मैंने किसी फार्मर को बोल दिया कि अगर आपको ये फ्री दे दिए जाए तो कितने में डालो? उसने बोला कि मैं 1 किलो 1 बीघे में डाल दूं। अब उसका आंसर सुन के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उसको कॉटन में वो क्या ट्रीटमेंट करेगा। आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है फ्री में। अब जितनी आज से 20 साल पहले 1 कप चाय में चीनी डलती थी, उतनी ही अब डलती है। अगर 10 कप की चीनी 1 कप चाय में डल जाए तो वो जहर बन जाती है और पीने लायक नहीं रहती। स्प्रे में आप ऐसे ही करते हैं। खुराक, न्यूट्रिएशन, अगर आपको कुछ समझना ना है, इंग्लिश का मैं शब्द बोल दूं फ्लो में, तो मेरे को रोक लेना। वैसे तो मैं वही शब्द यूज करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। खुराक, भोजन, न्यूट्रिएशन क्रॉप के लिए उतनी मात्रा में ही ये बढ़िया काम करेगा जितना उसको चाहिए। अगर वो उसकी 3 गुना डोज में चला गया, उसकी 5 गुना डोज में चला गया, 10 गुना डोज में चला गया, तो वो उसके लिए जहर का काम करेगा। ये आप नोट कर लें, कहीं भी कर लें। आप किसको खुराक मानते हैं? यूरिया को। किसको खुराक मानते हैं? डीएपी को, पोटाश को, सुपर को, सल्फर को, थोड़े बहुत मैग्नीशियम है, उसके बाद बोलती बंद। कोई कॉपर नहीं, कोई मैंगनीज नहीं, कोई जिंक नहीं, कोई बोरॉन नहीं, कोई कुछ आगे कुछ नहीं करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल। मैं तो वैसे पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपका फ्लेवर हिंदी भाषा का है, यहाँ आप थोड़ा राजस्थानी वागड़ी टच है, तो मैं थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं मैं। यहाँ पे कोई अलमारी है, उसमें जिंदा लगा हुआ है, और आपके पास 100 चाबी है उसको खोलने के लिए, लेकिन जो चाबी उस अलमारी को लगती है वो चाबी आपके पास है नहीं। तो जो 100 चाबी है आपके पास, वो किसी काम की है? वो तो मिट्टी है, फिर किसी काम की नहीं है। वो तो ताला तोड़ना पड़ेगा, अलमारी तोड़नी पड़ेगी। अगर जो उस अलमारी को, उस जिंदरे को चाबी लग जाती है, वो आपके काम की है। बस वही चाबी आपने ढूंढनी है, वही चाबी आपने कॉटन में यूज करनी है। आप क्या करते हो? मार्केट में जाते हैं,
एडवर्टाइजमेंट देख ली, यहाँ पे कोई बैनर लगा हुआ है, यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी, कोई वीडियो देख लिया, कोई पोस्टर देख लिया, अखबार पढ़ लिया, कहीं कोई किसान मेले से कोई पोस्टर उठा लिया, अपने सोशल मीडिया में देख लिया, तो दुकान पे चले गए, वहां पे कोई लेके आ गई। एक उदाहरण पे तौर पे मैं बोरन की बात करता हूँ। हमको तो यूरिया, डीएपी, पोटाश के काम तक नहीं पता, और हम पंगे ले रहे हैं जिंक के साथ में, सल्फर के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, कैल्शियम के साथ में, बोरन के साथ में, और पता नहीं क्या। तो बात अगर थोड़ी लंबी जाएगी तो जाए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊं। बातें मैं 5-6 करूंगा, मैंने नोट कर ली पहले से कि इन बातों इनके ऊपर ही बोलना मैंने। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि उस अलमारी की चाबी नहीं है, वो आपके पास 100 चाबी का गुच्छा है, वो किसी काम का नहीं। इसी तरीके में जब टेम्परेचर स्ट्रेस जाता है क्रॉप में, मतलब कि आपके फसल में बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, प्लांट कमलाने लग जाता है। नमस्कार। तो जब टेम्परेचर ज्यादा जाता है फसल में, तो प्लांट क्या करेगा? अपना भोजन बनाना बंद कर देगा। उसके पास जो भोजन बना है पहले से, उसको यूज करेगा। अगर आपने वो भी नहीं पहले बनने दिया अच्छी मात्रा में, उसको भोजन बनने के लिए वातावरण को तैयार ही नहीं किया, इन्वायरमेंट नहीं दिया, आप पहली स्प्रे पूछते हो ना मेरे से, कौन सी पहली स्प्रे करें? टेले मारने के लिए, जूम मारने के लिए, सुंडी मारने के लिए? आपको ये पूछना चाहिए कि पहली स्प्रे तेले वाली करें कि ताकत वाली करें? मैं बोलूंगा ताकत वाली। फिर पूछ सकते हो कौन सी स्प्रे करें, फिर हो सकता है। अगर आपने पहले दो, आप खुद सोचो, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, और सबसे पहले आपकी क्या कोशिश रहेगी? कि माँ का दूध मिले। ये तो नहीं होगी कि उसको देसी घी की आप चोरी खिला दो। तो देसी घी की चोरी उसके लिए पैदा होने के समय जहर का काम करेगी, लेकिन जब वो 10 साल बाद खाता है, 5 साल बाद खाता है, तो उसका शरीर उसको खाने के लिए तैयार होता है, तो वो उसको खा लेता है। उस समय उसको माँ के दूध की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका नरमा 60 दिन का हो चुका है, जो समय उसको पैदा होने से लेके 40 दिन में रूट बनने के लिए, तना बनने के लिए चाहिए था, वो आपने नहीं दिया, तो अगर वो आप अब देंगे तो वो उसके लिए सही नहीं। खास करके डीएपी आप कब देते हैं? बिजाई के समय, या पहले पानी पे, या दूसरे पानी पे, या बरसात में सीजन में, जहां आप देते हैं बिजाई करते बाद में। अभी समय जो 17-80 दिन का कॉटन हो चुका है। डीएपी का काम पूछूंगा किसी को नहीं पता होगा, जड़ के आले द्वारे काम करती ज्यादा, क्योंकि डीएपी में क्या है? फॉस्फेट है, P2O5, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब डीएपी आप मिट्टी में डालते हैं, एक गट्टा डीएपी का 50 किलो का है, उसमें 20 किलो मात्रा वाटर सोल्यूबल फास्फोरस है, जो आपके काम की है। थोड़ी बहुत नाइट्रोजन होगी, 25 किलो तक मान लो, मोटा मोटा अंदाजा। तो 25 किलो तो उसमें पत्थर है, वो आपके किसी काम का नहीं है। वो हर सीजन में वो आपके खेत में जमा होता जा रहा है। वो तभी काम में आएगा जब आपके खेत में रोड़ी जाएगी, हरी खाद जाएगी, जंतर जाएगी, बरसीम जाएगी, मूंगी जाएगी, कोई भी हरी खाद जिसकी जड़ में हल्के लाइट पिंक कलर की नोड्स होती हैं, जड़ें के अंदर गांठें होती हैं, वो वाली फसल लगेगी। तो वो जो 25 किलो पत्थर रूपी आपका मटेरियल गया है, उसको वो घोलने खाद के रूप में अवेलेबल फॉर्म में लेके आने का काम करेगी, अदरवाइज नहीं। तो वो भी आपने छट्टे से डाल दिया तो प्लांट को मिलेगा नहीं। डीएपी में क्या? डाई अमोनियम फॉस्फेट, 2 यहाँ नाइट्रोजन के अणु है, एक 2 फास्फोरस के है, और साथ में 5 ऑक्सीजन के लिए बंधा हुआ है, एक मॉलिक्यूल जिंदा लगा हुआ है। जब मिट्टी में डालते हो टूट जाता है सिंध से। तो नाइट्रोजन तो मिट्टी में टूट के घूमने लग जाता है, वो तो जड़ को ढूंढता है। जहां जड़ मिल जाती है, नदीन की मिल जाए, वृक्ष की मिल जाए, आपकी फसल की मिल जाए, उसको मिल जाएगा।
वो तो बहुत ज़्यादा मोबाइल करता है, उड़ भी सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर उधर भी। जो फास्फोरस है वो ना तो उड़ेगा, ना नीचे जाएगा, ना लेफ्ट में, ना राइट में। जहां डाल दिया वहीं पड़ा रहेगा। रूट को वहां तक आना पड़ेगा, जड़ को वहां तक आ जाएगी, इस दोनों का समेल हो जाएगा तो जड़ उसको ले लेगी, अदरवाइज पड़ा है तो पड़ा है। तो कभी भी डीएपी किसी फसल में भी छट्टे से मत डालो। अगर बढ़िया यूज करना है तो डीएपी को छोड़ ही दो। 12-32-16 पे आ जाओ, वाटर सॉल्युबल एनपीके पे आ जाओ, ज्यादा काम करेगा। आपके यहाँ जो इलाका है इसमें पोटास की कमी है, किसी ने सॉइल टेस्टिंग करवाई हो तो मुझे लगता नहीं यहाँ पोटास की कमी होगी, क्योंकि यहाँ जितने भी ये इलाके हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े रेतीले खेत हैं, लेकिन जो लाल मिट्टी के हैं या दरमियाने खेत हैं वहाँ पे पोटाश की इतनी मात्रा कमी नहीं है। जो मेरे पास संग्रिया मंडी की रिपोर्ट्स आती हैं, फार्मर बेचते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में पोटाश की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डालते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉटन में डालो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था, अभी मेरा लेक्चर शुरू भी नहीं हुआ, इतने आ रहे हैं लोग, ठीक है। मैं आपको दलील से जोड़ रहा था कि अगर उसको फास्फोरस जड़ बनाने के लिए, जड़ को मोटा करने के लिए, जड़ को लंबा करने के लिए, तने को मोटा करने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए, तो जब वो पैदा हो गया, बाहर आ गया 7 दिन में बिजाई करने के बाद, तभी से चाहिए, उसको दे रहे हैं हम आपको। जिस बच्चे को आपने माँ का दूध पिलाना था पैदा होने के समय, तो 17 साल बाद आप दे रहे हैं उसको माँ का दूध, उससे किसी काम का नहीं। ये सोच रहे ना आप। अब तो हमने टाइम के हिसाब से हम पहले ऊंट से खेती करते थे, बल्द पे आ गए, बल्द को छोड़ के ट्रैक्टर ले लिया, छोटा ट्रैक्टर था बड़ा ट्रैक्टर हो गया, चेंज हो रहा है ना सब कुछ, इम्प्लीमेंट चेंज हो रहे हैं। पहले ये दूसरे बाइक्स थे, चेतक बाइक, मोटरसाइकिल आ गए, अब इलेक्ट्रिकल बाइक्स आ गई, लेकिन हमारी सोइंग मशीन अपग्रेड नहीं हुई, कंबाइन सिस्टम हमारा अपग्रेड नहीं हुआ। कंबाइन जो वही 10 साल पहले चल रही थी, 5 साल पहले चल रही थी, गिरी हुई फसल को उठाने के लिए 20 क्विंटल पैदावार आ रही है और 3 क्विंटल वो पीछे से खेत में ही फेंक देती है। उसके ऊपर कोई फार्मर, कोई संगठन, कोई गेवी के, कोई एनजीओ, कोई काम ही नहीं कर रहा है। एक बीघे में अगर 2 क्विंटल गेहूं का लॉस हो रहा है या किसी और क्रॉप का लॉस हो रहा है हार्वेस्टर से, गेहूं की कटिंग कंबाइन से, तो पूरे राजस्थान में कितना होता होगा, पूरे देश में कितना होता होगा। इतनी हमारी पैदावार है, उसका 20वां हिस्सा तो हमारा खेतों में गिर जाता है, हम नोट ही नहीं करते उसको। बहुत सी कंट्रियों ने इसके ऊपर काम कर लिया। ये फास्फोरस है, अगर आपके समय बिजाई के समय आपके पास वो मशीन है जो एक ही लाइन में खाद डाल देती है थोड़ा गहरा, और उसी लाइन में बिजाई कर देती है थोड़ा ऊंचा, लगभग बीज की डेप्थ डूंगाई है जो 1 इंच 1.5 इंच तक, और जो खाद की डूंगाई है वो 2 इंच तक, 1 इंच का फासला रखती है। इसी लाइन में खाद को बिजाई कर दे, इसी लाइन में कॉटन को बिजाई कर दी, तो कॉटन जब जर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 8-10 दिन बाद वो और तने बनाने लगेगा, तो उसको खाद मिल जाएगी और वो तभी से काम करना शुरू कर देगा। उसकी तना मोटा होगा, फिर विल्टिंग नहीं आएगी। फिर विल्टिंग क्यों आती है, पैराविल्ट क्यों आती है? रूट की ग्रोथ ही नहीं है। जिस बंदे की ग्रोथ ही नहीं है वो क्या पहलवानी करेगा? ये तो नहीं है ना कि कल को अखाड़ा है कहीं, कल को पहलवानी का मुकाबला है तो आज दूध पी लो, बादाम खा लो, चले जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। पहले दिन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, 20 साल 15 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप जाएंगे वहां पे। तो मैं शुरू करने वाला हूँ, ये तो निबड़ गया जो पहले वाले काम कर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं कॉटन में? अगर आपकी फसल के ऊपर फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, यहाँ 3 पाड़े का नरमा कि 4 पाड़े का? 4 पाड़े का नरमा, तो बीज की मात्रा क्या रहती है? 1.5 पैकेट या इससे कम? 1 पैकेट, 1 से 1.5 पैकेट, और यहाँ 2 पैकेट, 1.5 से 2 पैकेट। अगर 1 पैकेट में मैं बात करूं कि 80% भी प्लांट उग जाते हैं खेत में, तो कितने पौधे होंगे 1 पैकेट में? बहुत ज्यादा, 5000 से ज्यादा। अगर 1.5 पैकेट बिजाई किया है तो 1.25 पैकेट मान के चलो उग जाता है, तो आपके खेत में लगभग 7000 प्लांट है 5 कनाल में।
1200 प्लांट एक कनाल में है। चाहिए कितना? 1000। अगर रेतली है तो ठीक है, चल जाएगा। अगर बहुत अच्छी मिट्टी है, नहरी पानी भी है, ग्राउंड वाटर भी बहुत अच्छा है, तो फिर तो आपको एक कनाल में 900 प्लांट ही चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। 4500 5000 प्लांट ही चाहिए 5 कनाल में। लेकिन अभी क्या है, ये देसी कॉटन नहीं है किसी के पास, ठीक है ना। कपास भी बहुत कम फार्मर के पास होगी, ज्यादातर बीटी कॉटन लगा हुआ, लेटेस्ट वैरायटी लगी हुई है। ये सिंपोनियल है। जहां पे ज्यादा खुराक है वहां इनिशियली बायोमास ज्यादा बनने लग जाता है, सेकेंडरी ब्रांच आ जाती है। लेकिन यहाँ टाइम पे बिजाई हुई है और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी मिट्टी की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। वहां बिरले करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने 1 से 1.5 पैकेट के बीच में डाला है। खुराक के बारे में बात करते हैं। अब खुराक क्या चाहिए? आपकी कोई भी तेले वाली स्प्रे खुराक नहीं है, ये मान लो, आप लिख लो, उसको स्प्रे में मत काउंट करो। सिर्फ तेले को मारने के लिए स्प्रे नहीं किया, तेले की मात्रा को कम करने के लिए स्प्रे की है। और प्लांट को ताकत देने के लिए कोई स्प्रे नहीं है इसमें, साथ में मिक्स भी मत करो। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनकी खेती बहुत ज्यादा होती है, 50 बीघे की, 100 बीघे की, उनकी मुश्किलें भी ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या रहता है, कभी मौसम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लेकिन हम जो गलती पिछले 10 साल से कर रहे हैं वही गलती हम दोबारा कर देते खेत में। जितने भी न्यूट्रिशन है ना, जैसे अभी जो आज यूरिया का बता रहे थे, जो क्रिप्को से यहाँ डॉक्टर अनुज जी आए हैं, अनुज जी सर आपका नाम जी, इन्होंने बताया कि पहले सिंपल प्लेन यूरिया आता था 50 किलो के बैग में, उन्होंने बाद में 45 किलो कर दिया और नीम कोटेड कर दिया। अब 45 किलो से पता नहीं कम होगा या नहीं होगा, लेकिन सल्फर कोटेड कर दिया, आज शुरू होने वाला हो, आगे 1-2 साल में जिंक कोटेड भी कर देंगे। इसको न्यूट्रिशन लेवल में बता दिया, इसके लीचिंग लॉस को कम कर दिया, इसका सोयल में बुरा प्रभाव ना पड़े, उस तरीके का इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यूरिया खाद अगर मैं किसी को पूछूं कि सीधा प्लांट खा सकता है, जैसे मैं पूछूं कोई गेहूं खा सकता है सीधा, कोई चना खा सकता है, कोई मक्का सीधा खा सकता है, हाँ उबाल के खा सकता है, आटा बना के रोटी पका के खा सकता है। यूरिया सीधा प्लांट नहीं खाता, उसको टूटना पड़ेगा। जब मिट्टी में आप फेंक देते हो अच्छा मॉइस्चर होता है। आप सबसे बड़ी गलती करते हो, कॉटन में सबसे बड़ी गलती 1 नंबर पे यही है। हमने 2021 में ये बुक लिखी थी, कॉटन असाओं का सफेद ढेर, इसमें भी हमने बहुत सी बातें ऐड कर दी, जो मैं खुद गलती कर रहा था, मेरे चाचा ताया गलती कर रहे थे, उसको मैंने नोट कर लिया और मैंने ये गलती तो मैं किसी को करने नहीं दूंगा। वही गलतियां अगर हम लगातार कर रहे हैं तो बीज चेंज करके क्या कर लो, अच्छी पेस्टिसाइड स्प्रे करके क्या कर लो। जो गाय भैंस दूध ही नहीं देती उसको अच्छा हरा चारा डाल के आप ले नहीं सकते, कुछ उसका सिस्टम ही नहीं है। अगर वैरायटी में गुण है, किसी अच्छी वैरायटी आपके पास है, एनिमल की है, आपकी फसल की है, तो उसको उसी तरीके के खेत में लगाओ। अगर हल्की जमीन के लिए हल्की जमीन के लिए लगाओ, भारी जमीन के लिए तो भारी जमीन में लगाओ। अगर उसमें वही जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए तो वही दो। अगर मैं एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे, पूरे 150 दिन में कॉटन प्लांट अगर 3 ग्राम प्रतिदिन भोजन तैयार करता है तो लगभग ये 450 ग्राम भोजन बनता है। जिस 450 भोजन को यूज करके उसने 6 किलो छटियों का प्लांट भी तैयार कर दिया। क्या वो 100 ग्राम नरमा भी नहीं दे पा रहा? क्या फायदा उसका? छटियां अगर हमारी बिकती हो, 100 रुपए क्विंटल भी बिकती हो, तो मैं लगभग ये 1 बीघे में 80 क्विंटल 50 क्विंटल तो मूल बात है। इसका हम हाइट करा लें 15-15 फुट तक, फिर हम क्वार्टर बूटर के ऊपर कम ध्यान देंगे। अब जितनी भी रिसर्च चल रही है वो कम हाइट के प्लांट की चल रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज की चल रही है, कि इसमें हमको उत्पादन आना चाहिए, छटियों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इसका स्ट्रगल है, वेस्टेज है। तो जो वैरायटीज के बीच में पोटेंशियल है खुराक खाने का,
तो उसी में ही आप खुराक देके रिजल्ट ले सकते हो। आपके पास जितनी वैरायटीज लगी हुई है, यहाँ 12-13 वैरायटीज ज्यादा चल रही है इस बार, अगर सही समय पे बिजाई हुई है। तो अभी ध्यान देने की जरूरत है कि बोरॉन किस किस ने स्प्रे कर दिया, जिंक किसने स्प्रे कर दिया, मैग्नीशियम किसने स्प्रे कर दिया, पोटाशियम नाइट्रेट 13-045 किसने स्प्रे कर दिया, 049-32, 052-34, 17-44 या कोई और एनपीके किस किसने स्प्रे कर। दलाल गोल, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के बारे में आपने सुना होगा, दलाल गोल किसने किसने स्प्रे कर दिए। एक भी न्यूट्रिएशन, एक भी खुराकी तत्व आपने फसल के ऊपर स्प्रे नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि हमको कॉटन चाहिए बीघे का 8 क्विंटल। तो फिर आपको 8 क्विंटल नहीं चाहिए, आपको चाहिए मच्छर नहीं चाहिए। आप सिर्फ, आपकी रेस लगी हुई है कि मेरे खेत में मच्छर ना आए, मेरे खेत में नरमे के पत्ते बहुत सोने होने चाहिए, बहुत अच्छे पत्ते होने चाहिए, हरे हरे कलर के सीधे सीधे पत्ते। तो उसको देख के आप फिर नकली खुशी ले रहे हो आप। उस पत्तों का क्या फायदा अगर आपके खेत में आज के समय अगर 1-5 कनाल के बीघे में आपका 6 क्विंटल से कम कॉटन आ रहा है, तो कोई ज्यादा अच्छे पैसे नहीं बनेंगे। 2 क्विंटल तो खुद कॉटन ही खा जाएगा। 1 क्विंटल से आपकी गेहूं की बिजाई होनी है, 3 क्विंटल निकल गया। अगर 6 क्विंटल होता तो 3 क्विंटल के पैसे 20-22 हजार बचते हैं, तो अब आपको फायदा होगा। अगर आपने 3 क्विंटल ही कॉटन निकाला, सुंडी भी मार दी, केला भी मार दिया, कुछ नहीं आपने कंट्रोल किया, छोड़ा नहीं आपने, कॉटन आपका तभी भी 3 क्विंटल आ रहा है। तो मतलब आप उस चीज पे काम कर रहे थे, जैसे जहां पखे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, बिजली यूज हो रही है, तो यहाँ मेन स्विच में प्रॉब्लम हो तो हमने वो वाला बोर्ड उखाड़ दिया, 2 घंटे यहाँ पे मत्था मारा हमने, वहां पे पसीना बहा दिया। पसीना तो हमको आया लेकिन वो कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर हमने यही देख लेते यहाँ पे कोई तार बला हुआ है, उसी को चेंज कर देते, हम 2 मिनट में काम लेते। न्यूट्रिएशन आप पहले स्प्रे करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, क्योंकि कॉटन की फसल एक ऐसी फसल है, इसकी जो बेटी कॉटन है अभी के समय का, पहले वाले कॉटन में देसी कॉटन की बात नहीं कर रहा, उसके करैक्टर अलग तरीके के थे, वो लंबे समय की किस्में थी, 180 दिन 200 दिन की। अभी क्या है, 150 दिन 155 दिन की किस्में हैं। ये लगभग 60 दिन तक अपना अच्छा रोड सिस्टम बनाती है। 60 दिन का समय तो निकल गया, जिसका 2 मंथ हो गए कॉटन हो गए हो, वो समय तो सबका निकल चुका है। अब स्प्रे करने में क्या है, आप बोलेंगे कि अब हमारा फ्लावर गिरता है, टिंडा बन जाता है, टिंडा गिर जाता है, फूल गिर जाता है, फूल गिर जाता है। जब फूल बनने से पहले बड़ बनती है, बड़ गिर जाती है। फ्रूट, मेन फ्रूट, पत्ता पुत्ता गिरे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, फूल हमारा गिरता तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक कोई इंसान है आपके बीच में से, उसके पास 1 बीघा पैली है, 1 बीघा, और उसके 20 बच्चे हैं, 20 के 20 मेल है, मुंडे हैं, लड़के हैं। तो क्या करेगा वो कि भाई मेरे पास 1 बीघा पैली है, ये तो मेरे बुढ़ापे में काम आएगी, अब खुद ही खा लो कमा लो और जाओ जहां जाना चाहोगा। ऐसा ही होगा ना। कॉटन के प्लांट में 100 टिंडे लग गए, 100 टिंडे लगने से पहले उसके ऊपर 100 फ्लावर आए, फ्लावर आने से पहले बर्ड सिस्टम बना, तो उसके पास तो खुराक ही नहीं है। वो तो मेरे को जिंदा रहने के लिए चाहिए, आप लग जाओ और गिर जाओ, वो खुद ही गिरा देगा। वो इतना शैतान है। जैसे बाप करता है ना, मेरे बाप के 2 बच्चे, सपोज कर लो बाप के 1 ही बच्चा है, 1 बीघा पैली है, उसी को देनी थी, उसके वो नशे में चला गया, कोई क्राइम कर दिया, किसी और गंदी कैटेगरी में वो चला गया, प्रभावित हो गया, तो उसको क्या करेगा, ये मेरा बच्चा ही नहीं है, वो निकाल देगा, बेदखल कर देगा उसको। कॉटन में क्या है, अगर कॉटन के पास खुराक है, प्लांट के पास खुराक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि अगर एक फादर के पास 100 बीघा पैली है और 4 बच्चे हैं, उसके 4 लड़के हैं, 25-25 बीघा चारों को आती है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि एक बच्चे की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो वही पैली को तीनों में बांट देता है।
अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा पश्चिम की हवा चलती है, ज्यादा कोई खुराक चली गई है, कॉटन के प्लांट में सगड़ा नहीं है, ज्यादा बिरला नरमा है, तो उसके ऊपर ऐसा सिस्टम बन गया कि वो जरूरत से ज्यादा फल आ गया है, और थोड़ा बहुत फल गिर भी जाएगा। अगर उसके पास ताकत है तो वो जो बचे हुए फ्रूट है उनमें शिफ्ट कर देगा। वो घबराने की मसला तो खुराक देने का है। और तब खुराक देंगे जब 120 दिन का हो जाएगा। किस रूप में खुराक देंगे आप? फंगीसाइड के रूप में। खुराक किस रूप में देना चाहिए? किसी नौजवान अगर पूरी जिंदगी की बात करें ना, तो सिर्फ इंसान नौजवानी में ज्यादा काम कर सकता है, नौजवानी में ज्यादा खुराक खा सकता है। ना तो वो बचपन में पैदा होने के समय कर सकता है ये दोनों काम, ना ही ये दोनों काम वो बुढ़ापे के समय कर सकता है। कॉटन का बचपन तो चला गया, जवानी इसके ऊपर आ गई है, 60-65 दिन 70 दिन का हो चुका है। अगर आपने अभी खुराक नहीं देनी तो आप देख लो आप किस तरीके की खेती कर रहे हो। पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, खुराक है, चारों के ऊपर पैसे लगाने हैं आपने। पहले किसके ऊपर लगाओ? मच्छर मारने वाली स्प्रे के ऊपर लगाओ। मैं किसी स्प्रे का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे, कौन सी मच्छर को कंट्रोल करेगी, सुंडी को कंट्रोल करेगी। मैं न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास जो मेरे को समय मिला है तो लगभग 15 मिनट मेरे बचे हैं। तो बोरन क्या काम करता है? अगर मैं किसी को पूछूं यहाँ के बोरन क्या काम करता है तो शायद नहीं बताएंगे, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन पता तो कर लो ना आप। कब करेंगे? आज से 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कब? हमारे एरिया की मेजर क्रॉप है कॉटन। यहाँ अगर कॉटन नहीं होता तो गेहूं से आप थोड़ी ज्यादा बड़ी उम्मीद मत करना। गेहूं से सिर्फ घर के अंदर आटा ही बनता है और कुछ नहीं बनता, ज्यादा कुछ नहीं होता है। इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कॉटन में। बोरन का क्या काम है? बोरन का काम है सेल डिवीजन का। प्लांट यहां से चला, 2 पत्ते आए थे जब जर्मिनेशन हुई थी, 2 से 4, 6, 8, 10, 3 टाहनियां ऊपर इधर साइड को चल रहा है। ये पूरा काम कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरन, यूरिया से हो रहा है। आपने सिर्फ यूरिया दिया है, वो भी गलत तरीके से। मैंने पहले यहाँ बोला था कि कॉटन में अगर 100 गलती को नोट किया जाए तो सबसे बड़ी गलती यूरिया डालने की है। कैसे डालते हो आप यूरिया? 25 किलो यूरिया बीके का छिट्टा लगाया, बाद में पानी लगा दिया, या पहले पानी लगाया बाद में यूरिया लगा दिया। ऐसे करते हो आप? ये दोनों तारीख की गलती। यूरिया एक ऐसी, वैसे पहली बात तो ये सिर्फ नाइट्रोजन का एक सब्सटाइज प्रोडक्ट है। यूरिया बहुत से स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। सरसों की कली में यूरिया, आपकी रूढ़ी है उसमें यूरिया जो 1 साल पुरानी है, आपकी मुर्गियों की खाद है उसमें यूरिया है, आपकी सिटी कंपोस्ट है उसमें यूरिया है, और बहुत सी खादें हैं। आप कोई जंतर वगैरह खेत में जुताई करते हैं तो उसमें भी यूरिया है। लेकिन ये यूरिया आपको मिल रहा है, ये भी हवा से निकाला हुआ है, अमोनिकल फॉर्म। एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीज नहीं थी ये, बस एक सस्ता साधन है यूरिया, और कुछ सरकार की मजबूरी है कि आपने वोटें डालनी है। अगर यहाँ पे वोट सिस्टम ना हो तो यहाँ यूरिया नहीं मिलेगा आपको। पाकिस्तान में पूछ के देखो कितने की बोरी है, 2000 की बोरी, डीएपी की 5000 की बोरी, पोटाश की 9000 की बोरी, जिंक यहाँ 400 का 5 किलो आ जाता है, वहां 400 रुपए किलो है। तो अगर हमको कोई सब्सिडाइज चीज मिल रही है तो उसका कम से कम यूज करो, आप सही यूज करो। अगर मैं बोलूं कि 25 किलो आपने 1 बीघे में यूरिया दिया है, और सही तरीका क्या देने का? सही तरीका ये है कि खेत में पानी लगा दो। जब पानी खत्म हो जाए, खेत में ट्रैक्टर चलने लायक, जहां आप खेत में जाएं और आपके थोड़े थोड़े पैर दबे, इतनी गिल्ल हो, तो शाम के समय या सुबह के समय, 2 ही समय है, क्योंकि हमारी कॉटन है ये गर्मी की फसल है। तो गर्मी की फसल में अगर आपने दोपहर में यूरिया दे दिया तो नाइट्रिफिकेशन तो श्योर है उसका तो उड़ जाना। ऐसा करना, आप थोड़ा काम करना, किसी थाली में ना आप 2 मुट्ठी यूरिया डाल के धूप में रख देना 10 घंटे के लिए। सुबह 9 बजे रखना और शाम को उठा लेना 10 घंटे के बाद। पहले भी वेट कर लेना उसका, सुनियार के पास जो कंडा होता है ना 10 ग्राम तक जो मैयर करता है, 1 ग्राम आधा ग्राम भी मैयर करता है, उससे मैयर कर लेना और बाद में भी वेट कर लेना शाम को। 30% तक वो उड़ जाएगा।
अगर 2 दिन रख लिया तो लगता है 60% तक उड़ जाएगा। खेत में आपने सूखा खेत है, रात को बारी है, पता नहीं कल को है, आज ही छट्टा लगा दिया सुबह दोपहर को और 24 घंटे बाद पानी लग रहा है, कितना यूरिया फसल को लगेगा? ऐसा यूरिया क्या काम का? थोड़ा बहुत पानी में घुल जाएगा, पानी जमीन में रुकता नहीं है, दरमियानी हल्की जमीन है मोटे रेते की, तो वो भी नीचे चला जाएगा। रूट्स को कितना मिला? आपके दिमाग में चला गया मैंने आधा गट्टा डाल दिया, उसको नहीं आधा गट्टा मिला, कभी भी नहीं मिला। तो फिर कैसे देना चाहिए आपको? आपने पानी लगाओ। अगर खेत में प्रॉब्लम है, इरसिमेट्रिक इररेगुलर ग्रोथ है, कोई जगह में ज्यादा अच्छे प्लांट है, कोई जगह में ज्यादा अच्छे प्लांट नहीं है, ऊंचे हैं, नीवे हैं, थोड़े हैं, अच्छी लुक नहीं है, 2 किलो यूरिया साथ में जिंक 100 ग्राम, 100 लीटर पानी है, स्प्रे कर दो शाम के समय, अगले दिन पानी लगा दो। पानी का स्ट्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि यहां पे खेती ड्रिप पे नहीं हो रही, नक्के से पानी आता है, और 6 तरह की मिट्टी है हमारे देश में जिसको कैटेगराइज किया गया, और भी ज्यादा तरह की हो सकती है। तो जिस जमीन में पानी नहीं रुकता वहां पे यूरिया रुकेगा, और जिस जमीन में पानी रुकता है वहां पे भी यूरिया नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूरिया। यूरिया के यूटिलाइजेशन के लिए बहुत से फार्मर ने, इंस्टीट्यूशन ने, एनजीओ ने, एफपीओ ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर सेक्टर ने, डिपार्टमेंट ने, इंस्टीट्यूशन ने, रिसर्च सेंटर ने, साइंटिस्ट ने बहुत से काम कर लिए, लेकिन आप अगर समझने के लिए तैयार नहीं है करने वाले बंदे, तो वो कुछ ही नहीं कर सकते। उनका सिस्टम है 5 साल बाद वोटें आ जानी है, इलेक्शन होना है, तो वही इलेक्शन में अपने मांग उठानी है, हमको वो सही समय पर खाद मिलना चाहिए, तो वो दे देते। तो अगर सही बात करें यूरिया डालने की, तो पानी लगाओ खेत को, थोड़ा खेत कमजोर है तो पहले स्प्रे कर लो, और जब 3 दिन के बाद अगर आपकी दरमियानी किस्म की मिट्टी है, तो 3 दिन बाद जब खेत चलने लायक हो जाए तो उसमें यूरिया बिजाई कर दे, बिकेगा 15 किलो। आजकल तो जिंक भी आ चुका है, ये यूरिया के ऊपर कोट हो जाता है, लिक्विड जिंक, सिर्फ 300 ml मात्रा 15 किलो में डालो और बिजाई कर दो। कोई भी उड़कर नहीं जाएगा, पानी है वो खेत में है ही नहीं, गिल्ला खेत है, तो गिल्ला खेत जब जाएगा, गिल के साथ में यूरिया जाएगा तो यूरिया टूट जाएगा और भागना शुरू कर देगा। नदीन होंगे तो खेत में नदीन ले लेंगे, फसल होगी तो फसल ले लेंगे। आपने जो 22.5 किलो यूरिया दिया आधा गट्टा, तो उसमें से मैक्सिमम यूज प्लांट लेगा, लंबा समय तक लेगा। जब आप फ्लड इरिगेट करते हो, नक्के से पानी लगाते हो फसल में, 1-1 बीघे के 2-2 बीघे के क्यारे होते हैं। मेरी यहाँ पंजाब में भी खेती है और राजस्थान हनुमानगढ़ में मेरी खेती है ना, वहां पे भी नरमा, यहाँ पे भी नरमा। ये मैंने देखा है। अगर आप 3 खेत मान लो ना, 3 खेत हैं, एक में यूरिया डाल के पानी लगाया, एक खेत में पानी देने के बाद में यूरिया दिया, एक खेत में जैसे मैंने बोला पहले कि पानी दो, पानी से पहले स्प्रे कर दो, और पानी के बाद जब चलने लायक सिस्टम हो जाए तब आप खेत में यूरिया बिजाई कर दो, कोट करके। थोड़ी सी मेहनत ही बढ़ी है और तो कुछ नहीं हुआ इसमें, कुछ चेंज नहीं किया। पहले भी आधा गट्टा डाला था, अब हमने 15 किलो डाला। तो इसमें आपको यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। 3 खेत बताए ना मैंने, पहले वाले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इस समय मच्छर की, क्योंकि उसने क्या करना है, रूट में फ्लड स्ट्रेस क्रिएट होना, थोड़ा टाइम पानी रुकेगा। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ऐसे तत्व हैं जो पानी में घुल के नीचे चले जाते हैं, फास्फोरस नहीं जाता। अगर पहले से रूट अच्छी नहीं बनी है तो इसको पकड़ेगी कैसे? पकड़ ही नहीं पाएगी, प्लांट सूख जाएगा, प्लांट को कम समय के लिए अच्छा भोजन मिलेगा। एक तो रूट जोन में जड़ों के इधर उधर उसमें ज्यादा फ्लड स्ट्रेस क्रिएट हो गया, और ऊपर से आपने आधा गड्ढा डाला, उसको 5 किलो नहीं मिला, और जो मिला उसने इतना जल्दी काम किया कि वो उसने मच्छर को बुला लिया, उसने सेल बढ़ा दिया। जो आप बिजाई करोगे उसका रूट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। हमने इस बार 2023 में पैडी वाली बुक लिखी है, उसमें हमने एक चैप्टर ऐड कर दिया, इसमें इस वाली में नहीं था, कि
कौन से एलिमेंट हैं, कौन से तत्व हैं जो सिर्फ जड़ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, जैसे माइकोराइजा है, एनपीके कंसर्टिया है, ये तो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, फंगस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, मिसीलियस हो गए। लेकिन तत्व जो हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनियम, जिंक, फेरस, इन तत्वों में हम अगर अकेले अकेले तत्व को पूरा करने लग जाए ना फसल के ऊपर, तो लगभग 25 स्प्रे बनते हैं। कोई करेगा यहाँ पे बंदा 25 स्प्रे में? खुद से नहीं होंगे अपने खेत में। हमने पहचान करनी है, अगर कॉटन के खेत में पहचान करनी है, आपने अपने खेत से बाहर भी नहीं जाना तो नोट कर लें, आप कॉटन की बिजाई समय, कॉटन के खेत की तैयारी करते समय आप कोई पाइया 250 ग्राम मक्की का छट्टा लगाएं जब बिजाई करते कॉटन के साथ में, तो जहां जहां कॉटन में मक्की उग जाएगी वो आपकी जमीन की एमआरआई कर देगी, एक्सरे कर देगी, सर्वे कर देगी कि उसमें किस तत्व की कमी है, सल्फर की, मैग्नीशियम की, मैंगनीज की, मोलिब्डेनम, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। वैसे तो आप रिपोर्ट भी करा सकते हो, लेकिन अगर आपको खेत में कोई प्लांट बता सकता है जिसके ऊपर सभी घाट के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स रीड हो सकते हैं, सर वो सिर्फ मक्की का प्लांट। कॉटन के ऊपर भी हम नहीं पढ़ पाए। तो सिर्फ बोरॉन के बारे में बताया मैंने, जो आपके फूल खिलने के पहले नई टानियां बन रही हैं, हर पत्ते के साथ में एक गुड्डी बन रही है, ऐसा बनता है, ये नई टानी जा रही है, यहाँ पे पत्ता है, यहाँ पे फूल गुड्डी बनने के लिए आपका स्केयर बड बनना शुरू हो गया, तभी से प्लांट को बोरॉन चाहिए। पहले वो फूल डेवलप होगा, खिल जाएगा, उसमें नर भाग, मादा भाग होगा, पोलन ट्यूब्स होंगी, बच्चेदानियां होंगी, जिसमें जितनी अच्छी बच्चेदानियां होगी फूल में, जितनी ज्यादा बच्चेदानियां होगी, उतना ही ज्यादा हमारे टिंडे में बिनोलों की संख्या, बड़ेवे की संख्या ज्यादा होगी। जिंक और बोरॉन ये दोनों काम करते हैं। आपने देना ही नहीं, आपने कब देना? जब नरमा खिल गया, तब क्या काम का? आपको देना कब चाहिए? 35 दिन में, 50 दिन में, 70 दिन में, 75 दिन में, 80 दिन में, बस बंद कर दो। ये दो तत्व, जिंक और बोरॉन। अगर आपके एरिया में बात करूं, यहां कोई फंगस का इतना लफड़ा नहीं है। फंगस कहां आती है? फंगस के लिए दो एनवायरमेंट जरूरी है। ज्यादा सर्दी में फंगस नहीं आती, ज्यादा गर्मी में फंगस नहीं आती। यहां सिल और गर्मी दोनों है। यहां ज्यादा हवा में नमी की मात्रा है, जहां ज्यादा गर्मी है, ह्यूमस एनवायरनमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ज्यादा फंगस आती है। यहां पे तो टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से चल जाता है। जिस प्लांट को खुराक नहीं मिली, जिस प्लांट को आप सिर्फ तेले मार, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड देते रहे, उसको आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, जेब में पैसा खर्च करने। पूरे खुराक की मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 ग्राम भोजन अगर प्लांट हर रोज तैयार करता है, तो 150 दिन में वो 400-450 ग्राम भोजन तैयार करेगा। उसमें उसने पानी भी लिया, हवा भी ली, सूर्य की रोशनी भी ली और तत्व भी। खादों की बात करें, जो हम खाद डालते हैं, वो सिर्फ एक प्लांट के लिए 40 से 50 ग्राम है। 5 ग्राम 5000 प्लांट लगे हुए हैं तो 2.5 क्विंटल माल बनता है। हम कितना डालते हैं? हम उतना नहीं डालते। अब जो डाल भी रहे हैं वो भी गलत तरीके से डाल रहे हैं, और हमको सोइल हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हम हर बार सोचते हैं नया खेत है जी, दोबारा से खेती शुरू कर रहे हैं। पहले दादा कर रहा था, फिर बाप कर रहा था, फिर आप बच्चा कर रहा है, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी। या ठेके वाले खेत जो किसी और फार्मर के हम लेते हैं, उसमें पहले पता नहीं क्या हुआ है, रोड़ी ढला या नहीं ढला है, कौन सा नदीना स्प्रे हुआ, कौन से पहले से इसमें जमा पड़े हैं तत्व, कोई पता नहीं। नए सिरे से हम खेती शुरू करते हैं हर बार। ये बहुत गलत है। खेती की कंटेमिनेशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता। हमारा मकसद प्लांट को खुराक देने का भी नहीं है, उत्पादन तो वो तुक्का है। आ गया तो हमने निकाल दिया, नहीं निकाला तो बीज भी बुरा है, सरकार बुरी है, भगवान ने ऐसा कर दिया।
अगर खुदा न खास्ता किसी गलत तरीके से भी हमारा उत्पादन 1 बीघे में 10 क्विंटल आ गया, हाँ जी हमने निकाल दिया, तो फिर तू हर बार निकालना। तू अगर तुमने निकाला है तो उस कुदरत का तो कोई रोल ही नहीं है, सूर्य का कोई रोल नहीं है, कोई हवा का कोई रोल ही नहीं है, तो हर बार निकाल 10 क्विंटल, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने 1 तत्व 2 तत्वों के बारे में बात कर दी, 3 के बारे में, नाइट्रोजन, बोरॉन, जिंक के बारे में। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं हर बार, जैसे ये पिन है, ये पिन सिक्के के बिना किसी काम का नहीं है। जैसे पिस्टल को मान लो, पिस्टल एक गोली के बिना किसी काम का नहीं, और अकेली गोली पिस्टल की किसी काम की नहीं। पिस्टल कोई काम नहीं कर सकता, अकेली गोली कोई काम नहीं कर सकती। दोनों को अगर फिट कर लिया जाए तो फिर उससे काम हो जाएगा जो इस काम के लिए वो बना है। नाइट्रोजन और पोटाश, ये रिसर्च पेपर बोलते हैं, अगर यूरिया के साथ में पोटाश जाएगी तो दोनों का काम बढ़ेगा। यूरिया अपने काम से ज्यादा काम करेगी, पोटाश अपने काम से ज्यादा काम करेगी। इसीलिए पोटाशियम नाइट्रेट तत्व की खोज हुई थी 13045 की। वो खुराक है, वो टिंडे मोटे करने के लिए, फूल को गिरने से बचाने के लिए। आपने कब देना है? जब नरमा मरने लग जाएगा तब देना आपने, उससे पहले नहीं देना आपने, आपका फायदा हो जाएगा। आपको देना चाहिए उसको 70 दिन में, जब आपके फूल खिलने का समय आ गया, थोड़े थोड़े चिट्टे फूल आपको दिखाई देने शुरू हो गए। जब लाल फूल दिखाई देने शुरू हो जाए तो आप 0050 भी ले सकते हैं, उसमें पोटाश और सल्फर है, साथ में नाइट्रोजन डाल लीजिए, तो टिंडा मोटा भी होगा, अच्छे तरीके से जल्दी खिलेगा भी। और प्लांट कहते जो प्लांट में नरमा खिलने लग जाता है ना, खिलने लग जाता है, तो तब नए फूल भी आ रहे होते हैं। पहले वाला टिंडा जो छोटा है वो मोटा हो रहा होता है, और ऊपर में भी उसके नए फ्रूट आने के लिए शाखाएं निकल रही होती हैं। मतलब 4 से 5 काम प्लांट में हो रहे होते हैं। उस समय अगर प्लांट को डिस्टर्ब कर दिया, वर्षा ने कर दिया, गंदे तापमान ने कर दिया, किसी स्प्रे ने कर दिया, जैसे आप पेरिफॉक्सीफेन डाइफेंथ्रॉन के मिक्सचर करते हो, मैं किसी स्प्रे का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हो रहा है, वो आप खुद ही मेरे से ज्यादा समझदार हैं। डाइफेंथ्रॉन को कभी आप एरिया मत यूज करो, थैमथैक्सम को कभी मत यूज करो, मोनोक्रोटोफॉस को कभी मत यूज करो, असीटाब्रेट को कभी मत यूज करो, इथियोन ओवरडोज को कभी मत यूज करो, एसिफेट को कभी मत यूज करो, लैम्बडा को कभी मत यूज करो, अल्फा मैथिन को कभी मत यूज करो। इस एरिया में खास करके बाइफेंथ्रिन आता है, कभी मत यूज करना कॉटन में। और भी मैं कभी अपडेट करता रहता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर। अब तो ये बुक भी लिख देती है, यहाँ पे मैंने 10 किताब मैं लेके आया हूँ, हिंदी वाली उन्होंने मेरे को बोला था कि यहाँ पे लेके आए। तो आप सीखना कहाँ से जाते हैं, आपका सोर्स क्या है? मैं किसी कंपनी में नहीं हूँ, पहली बात तो ये आप समझ लेंगे। मैं मेरे खुद के कपड़े पाए हुए यहाँ पे, और मैं फार्मर हूँ। यहाँ पे आने मैंने कोई फीस नहीं ली, सिर्फ मेरे को ये रियलाइज हुआ 2012 में कि मेरे दादाजी, जिसने इसको कोई एनपीके के बारे में नहीं पता, कोई नदीमनाशक के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने 1 बीघे में 12 क्विंटल नरमा निकाल दिया। मेरा नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, ताकि पहले जैसी सॉइल भी मेरी नहीं है। पहले इतना सॉइल में पानी नहीं जाता है। अगर पानी जिंदगी दे सकता है तो पानी सबसे ज्यादा मौत दे सकता है, जो हम ज्यादा लगाते हैं सॉइल में अपनी में। बचाने वाला भी अगर पानी है तो मारने वाला भी पानी है। अगर आप क्रॉप को पानी ज्यादा दे रहे हो तो न्यूट्रिशन लॉस ज्यादा होगा। तो मैंने पहले भी बोला था कि कॉटन क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है, इसकी रूट जोन में अगर जड़ का अच्छा विकास नहीं हुआ, कोई किसी तत्व की कमी रह गई, आपकी मेहनत में कमी रह गई, आपके खेत में प्रॉब्लम है, तो जब ये हाई टेम्परेचर होगा तो उसके पत्ते में से भी खुराक छिन जाती है। थोड़ा बहुत इंसेक्ट ले जाते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर इसके पत्ते में से खुराक को उड़ा देता है, खुश्क कर देता है। और अगर आपने कोई ऐसी स्प्रे कर दी, डाइफेंथ्रॉन, असीटाब्रेट, लैम्डास्ट्रिन, हाई हैलोथ्रिन, डेल्टा मैथ्रिन, अल्फा मैथ्रिन, बाइफेंथ्रिन, ये स्प्रे आपके खेत में चली गई, फिर नहीं बचेगा कॉटन। जब कोई हम ज्यादा इमरजेंसी में होते हैं ना, कभी हम हॉस्पिटल में चले जाएं, बुजुर्ग हमारा कोई हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, या हमको कई बार खुद को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सेल कम ज्यादा हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर बोलता है इसको कुछ नहीं देना 3 दिन तक,
इसको ड्रिप पे रखेंगे और वहीं पे इंजेक्शन जाएंगे सारे यहाँ से। वो इमरजेंसी टाइम है, वो हमने टाइम पैदा ही नहीं होने देना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि खुराक तो ये हर रोज 100 रुपए की खाता है बंदा और ड्रिप ये 50 रुपए की लग रही है, तो बस इसको जितनी जिंदगी बची है वो ड्रिप पे निकाल दो, ऐसा हो सकता है? ड्रिप हमारे लिए नहीं बनी है, वो हमारे इलाज करने के लिए थी। इमरजेंसी में हमारी कोशिश होनी चाहिए थी कि हम उस कंडीशन में जाएं ना। हम चाहते हैं कि कॉटन को हम पूरा ड्रिप में रखें, इमरजेंसी क्रिएट करें। हम खुराक हमने देनी नहीं है, बाद में बिल्डिंग आएगी। और जो आदमी बिना खुराक के जिसका ब्लड 3 ग्राम रह जाए ना, उसको डॉक्टर एडमिट नहीं करता और उसके इंजेक्शन लाने से पहले वो अब उनके घर वालों से एक साइन करवा लेता है कि भाई मैं इसको ताकत का इंजेक्शन देने वाला हूं, वो भी इसकी मौत कर सकता है। जिस कॉटन का ब्लड ही आपका 2 ग्राम रह गया है, उसको आप फंगीसाइड दे रहे हो, इंसेक्टिसाइड दे रहे हो, ताकत भी उतना उस समय काम नहीं करेगी और जवानी में आपने उसको खुराक नहीं दी। तो पोटाश बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पोटाशियम नाइट्रेट आपने करना है तो 13-045 कम से कम 4 स्प्रे, ज्यादा से ज्यादा 6-7 तक भी जा सकते हो। जिंक के स्प्रे जब पहला टिंडा खिड़ जाए तब तक जिंक और ब्राउन 2 से 3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर एक नोट कर लो आप, क्योंकि अभी हैवी रेन की वार्निंग है 3 दिन तक, 29 रात तक हैवी रेन वार्निंग हो जाती है यहाँ हनुमानगढ़ के लिए और के लिए भी आई हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों क्लैश करने वाले, कहीं पे सूखा रह सकता है, कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी रेन हो सकती है। तो वेदर के साथ में तो आपको ऑपरेट रहना पड़ेगा। अच्छा वेदर है तभी भी मानना पड़ेगा, बुरा वेदर है तभी भी मानना पड़ेगा। उसकी हर इंफॉर्मेशन वेदर की आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए हमने तो एक बार लेटर भी लिखा था हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री को कि आप मंडियों में जो फसल उठाते हो, गेहूं उठाते हो, सरसों उठाते हो, चावल उठाते हो कोई और, उसमें एक गट्टे के ऊपर 1 रुपया टैक्स लगा दो। 2 लाख मैट्रिक टन गेहूं पंजाब में कलेक्ट होती है और इससे ज्यादा पैडी कलेक्ट होता है। अगर वो 10-20 करोड़ रुपया बन जाएगा तो फार्मर को हर सुबह 7 बजे इंफॉर्मेशन मौसम की जानी चाहिए। नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग धरना लगाते हो, सिर्फ सब्सिडी नहीं मिली। सब्सिडी से गंदा जहर आज तक कोई नहीं बना। जिस चीज में सब्सिडी आई है वो चीज फेल हो गई है, आप नोट कर लेना उसको। किसी बीज पे आई है, किसी इंप्लीमेंट में आई है, कुछ भी आई है, उस चीज की कोई कदर नहीं है। तो मैंने 5-6 तत्वों के बारे में बातचीत की है और इससे अलावा जरूरी जो काम करने लायक है, हैवी रेन के मैं साथ में लिंक कर रहा था उसको, कि जब हैवी रेन होती है पानी खेत में खड़ता है, खेत पहले सूखा था या गिल्ला था, कैसा भी था, तो 2 तत्व नाइट्रोजन और सल्फर दोनों खेत में पोचा बजता है, पानी में घुल जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। जहां आपके अगल बगल के नीवे जो गहरे खेत हैं वहां पे चले जाएंगे, नीवे खेत में चले जाएंगे, तो आपके खेत में कमी आएगी। नाइट्रोजन की क्या पहचान है कॉटन में? धरती के पास में जो पत्ते लगे हैं 1 फुट तक 1.5 फुट तक पुराने पत्ते, उसमें कमी दिखाई देगी। हल्के पीले पड़ जाएंगे, जहां वो रेड हो जाएंगे, जहां गिरने लग जाएंगे, जहां सख्त हो जाएंगे, मच जाएंगे। और सल्फर की कमी क्या है? वो नए पत्ते में दिखाई देगी। टोसे के ऊपर पीलापन आएगा। आपने क्या करना है? कोई सल्फर का स्प्रे नहीं करना, कोई नीचे सल्फर नहीं डालना। पता नहीं मिट्टी में सल्फर ज्यादा है या कम है, हमको ये भी नहीं पता। हमने क्या करना है? तेले वाली स्प्रे। कौन क्या करना है? फंगीसाइड 13-045 या कोई और ताकत वाली। जिस स्प्रे में सल्फर नहीं जा रहा, तो सल्फर जैसे मैंने पहले बताया, एक अलमारी को अगर झंडा लगा तो उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। वैसे हमारे पास गुच्छा है, उसमें 100 चाबी है, वो किसी काम की नहीं है। जो काम प्लांट में सल्फर और नाइट्रोजन का है, अमाइनो एसिड तैयार करने का, प्रोटीन बनाने का, जैसे जिम लगाने वाले नौजवान प्रोटीन खाते हैं ना, जरूरत तो वैसे नहीं है उसकी, कुदरत से जो बनाई है प्रोटीन वही खा ले हम, लेकिन जो प्लांट के लिए प्रोटीन बनाने का काम है वो नाइट्रोजन और सल्फर ने करना है। जिस प्लांट के पास खुद की नाइट्रोजन पूरी नहीं है, वो टिंडे में क्या भरेगा? इस प्लांट के पास खुद की पोटाश पूरी नहीं है, वो टिंडे में क्या भर देगा?
आपको ऊपर से स्प्रे करना ही पड़ेगा, कर लो। 0050 आता है 1 किलो 100 लीटर पानी ब्रोन करना है। और एक मैं और बता दूं, अगर कोई नौजवान है, पहलवानी करता है, अच्छा शरीर है उसका, तो वो दो रोटी की बजाय 3 रोटी खा जाएगा। अच्छा भोजन उसको मिल गया, अच्छी भूख लगी हुई। एक बच्चा है जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, तो उसको गुड़ और देसी घी की कीरी चूरी मत खिला देना, उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा और डॉक्टर बोलेगा आपने इसको जहर दे दिए। एक अखबार में भी आया था कि किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा था और कुत्ते को बच्चों ने चॉकलेट खिला दिया और वो मर गया। उसने बोला हमने तो चॉकलेट खिलाया, ये क्यों मर गया? होगा ना, इसके लिए तो ये जहर है, हमको पता ही नहीं था कि उसको क्या खिलाना है। ऐसा ही हम कॉटन में करते हैं। जितनी पेस्टिसाइड का रिजल्ट ज्यादा आता है, जिसमें थ्रिन ग्रुप लगा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ओवरडोज में भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि जाना ही नहीं चाहिए। एक छुरी होती है ना, छुरी, तिखी वाली छुरी, अगर वो किसी मीट वाली दुकान पे पड़ी है तो वो बंदा मीट काटने का काम लेगा। अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो किसी का ऑपरेशन करने के लिए यूज करेगा। किसी के चोर के हाथ में चलेगी तो वो किसी को काट डालेगा। हम चोर नहीं है, जितने यहां बैठे हैं चोर नहीं है हम, लेकिन हमारे हाथ में वैसी छुरियां हैं। यूरिया हमारे हाथ में है, जिंक हमारे हाथ में, बोरन हमारे हाथ में। जो हम नुकसान इन छुरियों से करेंगे तो अपना ही करेंगे, अपनी फसल का ही करेंगे। हमको इसकी वरतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बोरन तत्व के बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिंक के बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक सुई की नोक कितनी होती है? बहुत छोटी होती है ना, उसका अभी 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा लगा लो आप, इतने बोरन चाहिए। किसी दुकान से आपने पेस्टिसाइड लिया, ज्यादा समय तो नहीं हुआ, मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा चल जाता हूँ जी, कॉटन में फ्लो है जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस हाँ ठीक, 2 मिनट में कंप्लीट कर देना है जी। कोई गल नहीं इन्हों कर लेंगे, फिर आप कर लेंगे, क्योंकि अपना इवेंट ही ना है, इन्हों का है, अपन तो बुलाया गया, अपन सज्जन बुलाए हुए सज्जन कोई गल नहीं, क्योंकि जो जिंक दे ब्रोन हैगा ना, ये सूई की नोक के बराबर चाहिए हैगा। चाबी हमेशा जिंदे नालों छोटी हुंदी है, जेड़ी जिंदे नालों चाबी बड़ी होवे वो चाबी नहीं हुंदी। अगर तुहाडे भोजन ने उन्हें स्टोर कर रखा हैगा तुहाडे खेत दे विच कॉटन, अगर कॉटन प्लांट के बारे में बात करें कि कॉटन में जो भोजन पहले से बना पड़ा है, टेम्परेचर की वजह से, जमीन में पानी भरने की वजह से वो रुक गया है, इधर उधर नहीं जा रहा प्लांट में, नई पत्तियों में, तो जिंक उसका काम कर देगा। जिंक वो चाबी का काम करेगा, लेकिन चाबी इतनी ज्यादा मात्रा में मत दे देना कि प्लांट को जला दे। आप वो बनिया से लेके आते हो 200 ग्राम, अपने काम वाले लेबर वाले बंदे को फटा दिया, उसने 300 ग्राम डाल दिया। तो चाहिए तो 1 ग्राम 1 लीटर का, चले किलो वाला। नहीं तो मैंने ये सारा कुछ बुक में भी दे रखा है, हर रोज वीडियो डालते हैं, आपके साथ गोष्ठी करते हैं, तो उस गोष्ठी को भी रिकॉर्ड करके, जैसे अपने कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड, यहाँ पे जो अभी अगल बगल के फार्मर नहीं आ पाए तो वहां पे वो सुन लेंगे इसी लेक्चर को। तो कॉटन क्रॉप के बारे में मैं कभी कीड़ों के ऊपर ज्यादा नहीं बोलता, बीमारी के ऊपर ज्यादा नहीं बोलता, न्यूट्रिशन के ऊपर मेरे को आप 10 दिन दे दो, मैं 10 दिन बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज समय की कमी है और इन्होंने जो कार्यक्रम करना है उसके लिए भी, हाँ, मेरे चैनल का नाम क्रॉप्स इन्फॉर्मेशन, फसलों की जानकारी है। आप चैनल का अगर देखते हैं तो बढ़िया बात है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबके ऊपर है, आपके घर पे मेरी वीडियो पहुंचती है मोबाइल के ऊपर, अगर आप देखते हैं तो बढ़िया बात। तो आपने बहुत अच्छे तरीके लहजे से मेरे को सुना, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।